बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाई एनर्जी कंपाउंड्स में से एटीपी की डिटेल पढ़ेंगे। एटीपी क्या है? एटीपी को हम एडिनोसाइन या एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक एडिनोसिन और उसके साथ 3 अदद फॉस्फेट अटैच होने से बनता है। सबसे पहले हम इसमें एक पेंटोज शुगर बनाएंगे। ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में यहाँ पर जब एडिनिन अटैच हो जाता है तो हम इसको ओवरऑल एडिनोसाइन कहते हैं। एडिनोसाइन या एडिनोसिन एक ही बात है, दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो एडिनोसिन के साथ 3 अदद फॉस्फेट PO4 और PO4 3 अदद फॉस्फेट जब अटैच हो जाते हैं तो ओवरऑल हम इसको एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसमें ये बॉन्ड जो फॉस्फेट्स के दरमियान हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। फॉस्फेट्स के दरमियान पाया जाने वाला ये बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। इसमें से सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी टर्मिनल बॉन्ड में यानी यहाँ पर पाई जाती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और फिर उसके बाद ये पीछे जो 2 फॉस्फेट अटैच रह जाते हैं तो हम इसको एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कहते हैं, क्योंकि इसके पास 2 फॉस्फेट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो पीछे सिर्फ एक फॉस्फेट रह जाता है, तब हम इसको एएमपी यानी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट प्रेजेंट है। एटीपी जब ब्रेक होते हैं तो ये ऑलमोस्ट 9000 कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड इसमें P के साथ एक तरफ OH अटैच है, दूसरी तरफ भी OH अटैच है, तीसरी तरफ भी OH अटैच है, जबकि एक तरफ डबल बॉन्ड O है। अब इस तरफ ये डिफरेंट है, बाकी 3 तरफ डिफरेंट है। इस वजह से यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर ज़्यादा फोर्स प्रेजेंट होगी, लेकिन ये डबल बॉन्ड एक जगह नहीं रुकता। ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ मूव करता रहता है। इस चीज़ को हम रेजोनेंस कहते हैं। ये इसमें डबल बॉन्ड जो मूव करता रहता है दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से फॉस्फेट एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना ईजी नहीं है। लेकिन यही फॉस्फेट ड्यू टू रेजोनेंस फॉस्फेट ग्रुप इज हाईली स्टेबल। ये तभी रेजोनेंस पावर इसमें पाई जाती है और ये स्टेबल होता है जब ये फ्री हो। लेकिन जब ये ही फॉस्फेट अटैच हो जाता है एडिनोसाइन के साथ तो इसमें रेजोनेंस ख़त्म हो जाती है और ये हाईली अनस्टेबल बन जाता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी लॉस्ट कर सकता है ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। और यही फ्री एनर्जी जो ये हाइड्रोलिसिस के दौरान रिलीज करता है, ये फ्री एनर्जी वर्क करने में इस्तेमाल होती है, जो हम कहते हैं कि एटीपी इज यूज्ड टू डू एवरी वर्क इनसाइड द सेल। तो ये फ्री एनर्जी इसमें से रिलीज होती है इसके हाइड्रोलिसिस की वजह से और वो एनर्जी वर्क करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, ये एडिनोसिन है यानी कि एडिनिन प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर, पेंटोज शुगर, दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन। ये एडिनोसिन है। जब इसके साथ फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये फॉस्फेट ग्रुप OH के साथ अटैच होता है और इसके ये जो बॉन्ड बनता है ये एस्टर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट फॉस्फेट इस फॉस्फेट के साथ अटैच होता है और इनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है दैट इज एनहाइड्राइड बॉन्ड। हमने पीछे बॉन्ड्स की टाइप पढ़ी है। हाई एनर्जी कंपाउंड्स में एनहाइड्राइड बॉन्ड भी पाया जाता है। एनहाइड्राइड बॉन्ड एक अनस्टेबल बॉन्ड है, जिस वजह से ये फॉस्फेट ये बॉन्ड अनस्टेबल रहता है और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। थर्ड फॉस्फेट इस फॉस्फेट के साथ अटैच होता है और अब भी जो बॉन्ड बने हैं ये भी एनहाइड्राइड बॉन्ड है और एक मजीद एनहाइड्राइड बॉन्ड बनने की वजह से कंपाउंड मजीद अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि ये कंपाउंड ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज कर सकता है। हाईली
अनस्टेबल है, यानी कि बहुत जल्दी ये ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करेगा और ये एनर्जी आगे वर्क में इस्तेमाल होती है। एटीपी के अनस्टेबल होने की वजह से ही एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और रेडी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट फॉस्फेट OH के साथ अटैच हुआ तो फॉस्फेट की रेजोनेशन पावर कम हो गई। जब इसके साथ सेकंड फॉस्फेट भी अटैच हो गया तो रेजोनेंस मजीद कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो इनके दरमियान बनता है, जो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये अनस्टेबल बॉन्ड है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट में स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से होती है। जब रेजोनेंस कम हो जाती है और ये या लॉस्ट हो जाती है रेजोनेंस, तो फॉस्फेट ग्रुप अनस्टेबल हो जाता है, ये बॉन्ड अनस्टेबल हो जाते हैं और इसमें ब्रेक होने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब थर्ड फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो अनस्टेबिलिटी मज़ीद इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रेजोनेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज्ड रेजोनेंस एक और एबिलिटी है, डिक्रीज्ड रेजोनेंस एक और कॉज है एटीपी को अनस्टेबल बनाने का। एक तो रीजन एनहाइड्राइड बॉन्ड है और दूसरी रीजन डिक्रीज्ड रेजोनेंस है। थर्ड रीजन इंट्रामॉलिक्यूल रिपल्शन है, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड रीजन इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिपल्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिपल्शन क्या होती है? मॉलिक्यूल्स जो फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल्स के आपस में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है और इस वजह से ये मज़ीद कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। रिपल्शन क्यों स्टार्ट हो जाती है? ये आप देखें कि ये एक एटीपी का स्ट्रक्चर है, पहले एडिनिन, दरमियान में राइबोज और आगे फॉस्फेट अटैच है। अब इसके पास 7 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस साइड वाले O पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये वाला O राइबोज शुगर के साथ अटैच है। तो ये नेगेटिव चार्जेस जो मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, ये सेम किस्म के चार्जेस आपको पता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से फॉस्फेट ग्रुप हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इस वजह से एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। तो हमने देखा कि एटीपी के अनस्टेबल होने की 3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज अ बॉन्ड, दैट इज एनहाइड्राइड बॉन्ड। सेकंड रीजन इज decreased resonance and the third reason is intramolecular repulsion. These 3 reasons make ATP unstable. That's why ATP break and release energy. This released free energy is used to do work. When there is a question why ATP is a source of energy or why ATP is the mostly used source of energy, then this is the answer of that question. अब हम देखेंगे कि एटीपी के रोल क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। एटीपी एक फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट का क्या मतलब है? ऐसा एजेंट जो फॉस्फेट ग्रुप दे सकता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट। ये ग्लूकोज को एक फॉस्फेट देता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये खुद एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि ये फॉस्फेट दे रहा है ग्लूकोज को, तो ये फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। सेकेंड पॉइंट इज इट आल्सो एक्ट एज अ पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एजेंट। पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एजेंट। As a pyrophosphorylating agent, it transfer an inorganic phosphate and convert AMP into ADP and itself is also converted into ADP. पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एजेंट वो होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डोनेट करते हैं। Here AMP is converted into ADP and ATP itself is also converted into ADP. इसका थर्ड इम्पॉर्टेंस ये है कि ये एडिनाइलेटिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एडिनाइलेटिंग एजेंट। एडिनाइलेटिंग एजेंट क्या होता है?
ऐसा एजेंट जो AMP प्रोवाइड कर सकता है, इसको हम एडिनाइलेटिंग एजेंट कहते हैं। तो ATP AMP प्रोवाइड करता है, अमाइनो एसिड को और बना देता है अमाइनो एसिड एडिनाइलेट। अमाइनो एसिड को AMP प्रोवाइड करके ये अमाइनो एसिड एडिनाइलेट बनाता है। तो इस तरह से ये एक एडिनाइलेटिंग एजेंट भी है। ATP का फोर्थ यूज, ये एनर्जी का मैसेंजर है, यानी कि एनर्जी यूज भी इसी की फॉर्म में होती है और प्रोड्यूस भी इसी की फॉर्म में होती है। जो रिएक्शन एनर्जी यूज करते हैं वो ATP को इस्तेमाल करते हैं, जो रिएक्शन एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो ATP को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ATP इज ऑल्सो यूज्ड एज एनर्जी क्वेंचर। क्वेंचर मीन निकालने वाला। ये फूड से, ये लाइट से एनर्जी को निकालता है, यानी कि वहां से एनर्जी को रिलीज कराता। और इस तरीके से ये बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन, ये वर्क परफॉर्म करता है मुख्तलिफ चीज़ों से एनर्जी लेके, रिलीज करा के। स्टूडेंट्स, एक और कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ये बनाता है पायरोवेट। ठीक है, ये एंड पे ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट स्टेप है उसमें फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनाता है और इस दौरान ATP प्रोड्यूस होता है। ADP यूज होके ATP प्रोड्यूस होता है। तो इनोलिक बॉन्ड जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट में पाया जाता है, ये भी हाई एनर्जी कंपाउंड है, क्योंकि इससे रिलीज होने वाली एनर्जी से ATP प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा एसिटाइल CoA जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि ये वाटर के साथ मिलता है, तो इसके बाद ये कोएंजाइम A, जिसको हम CoASH भी लिखते हैं, ये प्रोड्यूस करता है और इसके साथ एनर्जी रिलीज करता है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो ADP को ATP में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने देखा कि ATP क्यों अनस्टेबल है, ATP कैसे प्रोड्यूस होता है और ATP की इम्पोर्टेंस क्या है। ATP किस किस तरीके से वर्क करता है, ये ना सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करता है बल्कि ये कुछ कंपाउंड्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये फॉस्फेट देता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है और इसके अलावा ये एडिनाइलेटिंग एजेंट भी है।